तो क्या हाल है? ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बता दो कि आज का लेक्चर हम क्लास 10 के संस्कृत का पूरे चैप्टर के पूरे डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चलो पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, पाटलिपुत्र वैभव। वह चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 के संस्कृत बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए, जिसमें पूरे हम संपूर्ण हिंदी अर्थ देखेंगे। उसके बाद इसका लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे। यानी कि एक लेक्चर में पूरे हम पहले इसका पूरा समरी देखेंगे, पूरे हिंदी अर्थ देखेंगे पाटलिपुत्र वैभव का। और जब समरी पढ़ेंगे तो वहां से पूरे ऑब्जेक्टिव 40-30 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पहले आप वीडियो पहले पूरा आज देखो एक बार, फिर मजा आएगा। पाटलिपुत्र वैभव का संपूर्ण हिंदी अर्थ देखेंगे, जहां से 30 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होगा, बाद साथ में लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आपको बताएंगे लास्ट में। पहले इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। और संस्कृत के क्लास 10 के संस्कृत का ऑल विषय, चाहे क्लास 10 के ऑल विषय की संपूर्ण तैयारी आपको शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर हो जाएगा। तो शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पाटलिपुत्र वैभव का सारांश देखेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके लिए, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, देखो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। देखो पूरा डिटेल समझ में आएगा, पूरा किताबें समझ में आ जाएगा, ये पूरा जो चैप्टर पूरा समझ में आएगा। पाटलिपुत्र वैभव में पटना शहर का चर्चा किया गया है। किस शहर का? तो आपसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र में किस शहर का चर्चा है, तो याद रखना पटना शहर की चर्चा है। अगला है यहाँ पे कुटनिम के लेखक, यानी कि कुटनिम ग्रंथ है। कुटनिम के लेखक दामोदर गुप्त एवं काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर है। भाई ये दो कौन है? तो देखो पटना का जो प्राचीन रूप देखने को जो मिलता है, यह इसके लिए कुटनिम ग्रंथ है एक, और इसके लिए यहाँ पे काव्य मीमांसा में देखने को मिलता है। तो भाई कुटनिम कौन, कुटनिम के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त थे। और दामोदर गुप्त जब पटना आए होंगे बहुत दिन पहले, तो उनके अपने किताब जो कुटनिम ग्रंथ है उसमें पटना की चर्चा किया गया है। साथ में उसी तरह से काव्य मीमांसा जो राजशेखर है, तो राजशेखर भी पटना कभी ना कभी आए होंगे, जिनका एक ग्रंथ है काव्य मीमांसा, इसमें भी इसके लिए पटना की चर्चा है। तो आपसे पूछेगा कि कुटनिम का राइटर कौन है, तो यहाँ पे दामोदर गुप्त, और काव्य मीमांसा का राइटर कौन है? तो राजशेखर। तो दो लाइन आपको समझ में आ गया। सबसे पहला कि पाटलिपुत्र वैभव में पटना शहर की चर्चा है। कुटनिम ग्रंथ जो है उसमें कुटनिम ग्रंथ के राइटर हमारे राजशेखर क्या है, दामोदर गुप्त है, और बेसिकली काव्य मीमांसा का राइटर हमारा राजशेखर है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। आपसे पूछेगा कि किसके समय पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, तो याद रखना दामोदर गुप्त के समय, याद सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बेसिकली था हमारा पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, ठीक है। चलिए अगला है, मुगल काल के शासन के समय पाटलिपुत्र समृद्ध था। याद रखना मुगल के समय पटना जो था, यानी कि पाटलिपुत्र अति समृद्ध था, ठीक है। अगले, अशोक के समय पाटलिपुत्र प्रियदर्शी थी। सब पूछेगा, देखो एक एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अशोक के समय पाटलिपुत्र प्रियदर्शी थी। उसके बाद देखो, गुप्त वंश के शासन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। आपसे पूछेगा कि कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो आप ये गुप्त शासन काल में, या आप ये भी लिख सकते हैं कब। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे गुप्त वंश के शासन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। चाहे आप यह लिख सकते हैं यहाँ की कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। शरद ऋतु में, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है। प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर कुसुमपुर भी कहा जाता था। यानी कि पटना का नाम क्या हो गया? पटना हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, कुसुमपुर हो गया, पुष्पपुर हो गया, ये सब पटना का नाम है। पूरे लाइन में आपको बताओ किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? पूरे लाइन समझ में आ रहा होगा आपको कि पाटलिपुत्र एवं पटना की चर्चा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कुटनिम ग्रंथ के राइटर हमारे क्या है, दामोदर गुप्त, काव्य मीमांसा का राइटर राजशेखर है। आगे चलते चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी।
साथ में मुगल काल के शासन काल में पाटलिपुत्र समृद्ध था। अशोक के शासन काल में प्रियदर्शी था। यहाँ पे गुप्त वंश के शासन काल में क्या कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। साथ में यहाँ पे प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर है कि नहीं? तो पूरा आपको डिटेल समझ में आएगा। अगला हमारा पॉइंट देखेंगे, मध्यकाल में पटना को पटंती भी कहा गया, यानी कि जो मध्यकाल में पटना का नाम एक नाम है, यहाँ पे पटंती भी कहा गया। नगर का पालिका देवी पटन देवी है, यानी कि पटना का पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। अगला है, पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। आपसे पूछेगा पाटलिपुत्र में जो पटना में गुरुद्वारा है, आपको पता होगा गुरुद्वारा, जो सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटने में हुआ है। और अब पूछेगा कि सिख के कौन से गुरु का जन्म पटना में हुआ है? तो 10वें गुरु का। और अंतिम गुरु का जन्म कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। यानी कि इसमें 3-4 क्वेश्चन लपटा जाता है। तो याद रखना, पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला है, पटना में यहाँ पे उत्तरी दिशा में गंगा नदी। अब एक और चीज पूछेगा कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी पर कौन सा पुल बना हुआ है? तो गांधी पुल बना हुआ है, गांधी सेतु बना हुआ है। ठीक है ना? देखो, गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल बना हुआ है, मैंने पहले बताया। और याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा है। पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे संस्कृत का कुल, यहाँ पे जो सरस्वती का कुल गृह पटना ही है, पाटलिपुत्र ही है। तो आपको पूछेगा यहाँ पे सरस्वती की कुल गृह क्या है? तो पटना है। बुद्ध के समय इसे पाटली ग्राम भी कहा गया, यानी कि बुद्ध भगवान, आपने सुना होगा, बुद्ध भी एक विष्णु का अवतार माना जाता है। तो बुद्ध भगवान भी क्या बुद्ध भगवान के समय पटना का नाम पाटली ग्राम था, पाटलिपुत्र नहीं पाटली ग्राम था। ठीक है, याद रहे। तो पूरी डिटेल समझ में आ रहा है ना भैया? बिल्कुल आ रहे होंगे। अगला हमारा है, बुद्ध भगवान ने पटना के विषय में क्या कहा? यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि बुद्ध भगवान ने पटना के बारे में क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि यह जो गांव है, यह ग्राम है, भविष्य में जाकर महानगर बनेगा, लेकिन 3 चीज से, पानी, आग और आपसी कला से प्रभावित रहेगा। तो भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहा? भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इसे जल, अग्नि और हमेशा यहाँ पे खतरा रहेगा, फिर आपसी कला से भी खतरा रहेगा। क्योंकि पानी से खतरा रहता है, गंगा नदी है, आग से खतरा रहता है, जब बड़ा शहर में आग से खतरा होता ही है, आपसे झगड़ा तो होता ही है। तो ये भगवान बुद्ध ने पहले ही कहा था। पाटलीग्राम को यहाँ पे पाटलिपुत्र मिति भी यहाँ पे लपुत्री मिति भी कहा गया, यानी कि जो पाटलीग्राम को क्या क्या कहा गया? पाटलिपुत्र को, देखो पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम, पुष्पपुर, साथ में पटना, और उसके बाद यहाँ पे पाटलिपुत्र मिति भी कहा गया, पाटलिपुत्र मिति, उसका यहाँ पे लपु मिति भी कहा गया, यानी कि ये सब नाम भी दिया गया है, सोच लो। ठीक है ना? बिलपु मिति भी कहा गया, मतलब ये सब नाम पटना का दिया गया। तो आज जो अभी सारांश पढ़ाए हैं भाई, सारांश में अगर एक बार अगर बेहतरीन देखा जाए तो बिल्कुल प्यारा सा सारांश था, जो इजी तरीके से 10 मिनट में आप पूरे सारांश, पूरे बुक के बारे में जान सकते हो, चैप्टर के बारे में जान सकते हो, क्या क्या चीज था पूरे दर्शाया गया है। ये सब पीडीएफ प्राप्त करके आप बेहतरीन कर सकते हो। अब चलते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2014, 2016, 2020 और 2022 के एग्जाम पूछा गया है। यह पूछेगा पाटलिपुत्र वैभव या पाटलिपुत्र के 5 वाक्यों में समझाइए, यानी कि पाटलिपुत्र जो चैप्टर है उसमें 5 वाक्य दीजिए, यानी कि आप लिख सकते हैं पाटलिपुत्र में पटना शहर की चर्चा है, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी है। मतलब देखो, पाटलिपुत्र में सरस्वती का कुलगृह है, पाटलिपुत्र में गोलघर संग्रहालय घूमने की जगह है। इसको क्या काम खत्म, 5 लाइन में लिख दो, पटना के बारे में जो जानते हो लिख दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इस पार्ट में पाटलिपुत्र पटना का वर्णन किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र का राजनीतिक, धार्मिक, पर्यटन के आधार पर महत्व बताया गया है। ठीक है ना? 5 लाइन में लिखना है। साथ में विभिन्न वंश के शासक के समय पाटलिपुत्र की स्थिति को भी बताया गया है। हाँ, एक और चीज, यह सबसे बढ़िया चीज लिखा हुआ है, विभिन्न वंश के शासन के समय, जैसे कि गुप्त हुआ, अशोक हुआ, सम्राट हुआ, जितने शासन काल है सबका अपना अपना एक
उस समय का वैभव कैसा रहा पाटलिपुत्र का, सबको दर्शाया गया है। तो विभिन्न प्रकार के शासकों के समय पाटलिपुत्र की स्थिति को भी बताया गया है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यह जो पाठ में वर्णित है, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में जो कहा गया इस पाठ में हमको पढ़ने को मिलता है। यह पाठ बिहार की राजधानी, यानी कि यह पाठ बिहार की राजधानी पटना को, गौरव को विख्यात करता है या यहाँ पे बखान करती है। यानी कि इसमें सिर्फ आपको पाटलिपुत्र वैभव के बारे में जो तन का जानकारी आप लिख दीजिए, 5 आपको 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन। क्योंकि आपको सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन करता है कि पाटलिपुत्र के 5 वाक्यों में समझाइए, या पाटलिपुत्र वैभव जो पाठ है उसको 5 वाक्यों में बताइए। तो आप सिंपल लिखोगे इस पाठ में पाटलिपुत्र शहर की चर्चा किया गया है, या पाटलिपुत्र मीन पटना का वर्णन किया गया है। इससे पाटलिपुत्र के राजनीतिक, धार्मिक और पर्यटन आधार पर महत्व बताया गया है। विभिन्न वंश के शासक के समय पाटलिपुत्र की स्थिति को भी दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा ये भी इस पाठ में वर्णित किया गया है। यह पाठ बिहार की राजधानी की विख्यात बताता है और बखान करती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 4 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन देखा जाए, आपसे पूछा था है भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा, और देखो यह क्वेश्चन कितना बार पूछने हैं। तो मैं पहले ही क्लियर किया था, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में बहुत चीज कहा है। क्या कहा है, ये क्वेश्चन 18, 20 और 23 के एग्जाम में। तो भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा है कि यह नगर आगे चलकर बहुत बड़ा महानगर बनेगा। यानी कि यह ग्राम मतलब गांव, ठीक है ना, ग्राम कहते हैं क्योंकि उस समय ग्राम कहा गया। तो यह ग्राम आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन जल, अग्नि और आपसी कला से प्रभावित रहेगा। देखो भगवान बुद्ध ने के समय पाटलिपुत्र पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा कि यह ग्राम भविष्य में ग्राम महानगर बनेगा, परंतु अग्नि जल से खतरा बना रहेगा। बस अपना से लिख देना है। अगले क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों का नाम बताइए। पाटलिपुत्र जाओगे तो क्या क्या, गोलघर घूमोगे, तारामंडल घूमोगे, संग्रहालय घूमोगे, चिड़ियाघर घूमोगे, गुरुद्वारा घूमोगे, और क्या घूमोगे, है कि नहीं। तो पाटलिपुत्र में पर्यटन स्थलों का नाम निम्नलिखित है। संग्रहालय है, म्यूजियम है, गोलघर है, जैविक उद्यान है, जैविक उद्यान जिसको चिड़ियाघर कहते हैं, यहाँ पे गांधी सेतु पुल है, ठीक है ना, गुरुद्वारा आदि पटना में, साथ में हनुमान मंदिर है, पटना का हनुमान मंदिर, पटन देवी है। ये सब घूमने के पर्यटन स्थल है जो ऑलरेडी 18, 19, 20, 22, 24, 22 देखो 5 बार एग्जाम में पूछे, 5 बार बिहार बोर्ड में, सोच लो पगला देगा। अगले क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की स्थिति क्या थी। भाई अति उत्कृष्ट थी। भाई ये तो देखो 2019, 20, 21, 24 भैया पगला दोगे क्या, इतना इजी क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की स्थिति क्या थी। तो मैं पहले एक लाइन में पढ़ाया था कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की यहाँ पे रक्षा व्यवस्था थी, अति उत्कृष्ट थी। क्या यहाँ पे उत्कृष्ट थी, मैं हाईलाइट भी किया था, उत्कृष्ट थी, है कि नहीं। भाई देखो एक लाइन का डिफिनेशन 2 नंबर प्राप्त करो, 4 बार एग्जाम में पूछ दिया। चलिए, क्योंकि लाइनिंग जो बताया है ना गजब। अगले क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले आप उत्सव के बारे में लिखिए। देखो पाटलिपुत्र में हर एक वर्ष कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में। ये बेसिकली गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था, और साथ में यह शरद ऋतु में मनाया जाता था। चलो देखते हैं यहाँ पे पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष गुप्त वंश के शासन काल में, मैंने पहले बताया गुप्त वंश के शासन काल में यहाँ पे शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और इस यहाँ पे उत्सव में लोग दुर्गा पूजा की तरह ही आनंदित होते थे। और यह जो उत्सव था, जिस तरह से आज दुर्गा पूजा में कितना लोग आनंदित रहते हैं, उस तरह से कौमुदी महोत्सव जो था उस समय के आज के दुर्गा पूजा के बराबर था, सीधा समझ लीजिए। तो ये इसमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो 2 ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन में डिपेंड करता है, या तो ऋतु की बात करता है, वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु। तो वर्षा पे शरद ऋतु मनाया जाता था, शरद ऋतु में। अगर ऑप्शन दे अशोक के समय में यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो याद रखना गुप्त वंश में मनाया जाता था। आपसे पूछेगा कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, गुप्त वंश में, ठीक है ना, गुप्त वंश में। या ऑप्शन अगर चेंज करेगा तो ऑप्शन आपको शरद ऋतु देगा, ऋतु में बताएगा तो शरद ऋतु, ठीक है ना, कीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की व्याख्यात किस रूप में की गई है। बहुत प्यार से की गई है मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या कहता है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यहाँ पे
प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और यहाँ पे पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था। कुसुमपुर माना जाता है। याद रखना, पाटलिपुत्र का जो पुराण और ग्रंथों में नाम है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर है। ये आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्या कि पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या, पुराणों में या ग्रंथों में, तो संस्कृत ग्रंथों या पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर है। ठीक है, ये याद रखियो। और बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम था। तो जिस समय ये पूछेगा ना, ये नाम जरूर याद रखियो। ठीक है ना, तो माना जाता था इस यहाँ पे इस नगर के समीप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाटल पुष्प का उत्पादन होता था। जो पटना है, इसके शहर के बगल में पाटल पुष्प आता है। ठीक है ना, पाटल पुष्प मतलब फूल, पाटल फूल का यहाँ पे उत्पादन होता था। मतलब संभवतः, मतलब माना जाता है संभवतः हो सकता है, संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प से ही क्या यहाँ पे पल्लवित किया गया होगा। हो सकता है, संभवतः मतलब संभव हो सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि इसके शहर के बगल में देखो होता क्या है, आप देखोगे नाम कुछ ऐसा सा रहता है, जैसे कि हमारे गांव में एक अम्मा है, एकम, ठीक है ना, एकम्मा। हाँ, अगर आप लोग कहां से देख रहे हो, एकम्मा एक बाजार लगता है, लेकिन गांव का नाम है नेकनामपुर। क्या नाम है, नेकनामपुर। ठीक है, तो एक अम्मा क्या है, बेसिकली वो चौक का नाम पड़ गया एक अम्मा। ठीक है ना, एक का अम्मा, एक अम्मा। ठीक है ना, एक अम्मा। और एकमा एगो है, एकमा, एकमा, एक एकमा है, एक कामा, एक अम्मा, एक अम्मा है। और एकमा, यहाँ पे एकमा, एकमा जो है बेसिकली छपरा जिला के एक जगह है एकमा। ठीक है ना, एकमा। लेकिन हमारे घर के बगल में एकम्मा है, एकम्मा। ये आइए बेसिकली एकम्मा कोई गांव शहर वो नहीं है, ये बेसिकली एक बाजार का नाम है। लेकिन बाजार का नाम, इसका इस गांव का नाम जो है नेकरामपुर है। लेकिन कैसे पड़ा मैं बताता हूँ। देखो, वहां पर एक आम का पेड़ था, बहुत बड़ा आम का पेड़ था, बहुत बड़ा। और पूरे वहां जंगल था, उस जंगल में मात्र एक एक आम था, एक अम्मा। देखो, एक आम, एक आम का पेड़ था, तो लोग नाम दे दिया एक अम्मा, एक अम्मा। ठीक है ना, तो उसको लोग कहते एक अम्मा, एक अम्मा बाजार, एक अम्मा बाजार, एक अम्मा बाजार। तो ये क्या होगा, प्रसिद्ध हो गया। उसी तरह से यहाँ पर बेसिकली पटना जो है, यहाँ पे क्या था, पाटल पुष्प उगाए जाते थे बगल के। उसी से हो सकता है संभवतः कि पाटल पुष्प से पटना पे क्या होगा, पाटलिपुत्र नाम दे दिया गया होगा, हो सकता है। वही कहता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पटना का नाम या पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर था। ठीक है ना, माना जाता है इस नगर के समीप वहां पे पाटल पुष्प उगाए जाते थे, उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यह पाटल पुष्प से यहाँ पे क्या है, पल्लवित होने के कारण प्रचलित है। ठीक है ना, यहाँ पे शरद काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर यहाँ पे अवसर सा यहाँ पे दृश्यगत होता था, यानी कि दुर्गा पूजा की तरह ही यह पूजा होता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 10 के ऑल विषय का क्लास चलेगा, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसे नगर है। देखो, कवि दामोदर गुप्त ये इसके लिए एक रचना की है जिसका नाम है, क्या नाम था उनका, एक रचना है रवि तो प्राय है, यहाँ पे दामोदर गुप्त का है, काव्य मीमांसा नहीं ना है, काव्य मीमांसा तो राजशेखर का है, और उनका है इसके लिए, अरे दामोदर गुप्त क्या रचना किए हैं, कमेंट करो यार जल्दी से। अंदर है, नहीं निकल रहा है, क्योंकि काव्य मीमांसा का राइटर यहाँ पे राजशेखर है। और कुटनीम ग्रंथ, कुटनीम का, हाँ, कुटनीम ग्रंथ का राइटर हमारे राजशेखर में क्या है, दामोदर गुप्त है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर बसे यहाँ पे बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यानी कि सिंपल कहा, दामोदर गुप्त के अनुसार जितने पृथ्वी पर महानगर है उसमें पटना एक श्रेष्ठ है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में, यहाँ पे नगरों में श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती का वंश, यानी यहाँ पे विद्वान लोग बसते थे। तो यहाँ पे संस्कृत के वंश, यहाँ पे वंशज मतलब संस्कृत के, यहाँ पे सरस्वती की कुलगिरी है, तो सरस्वती के वंशज यानी कि विद्वान लोग यहीं पे बसते थे।
संस्कृत, यहाँ पे सरस्वती की कुलगिरी भी पटना ही है। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भारी पूरी, यहाँ पे भारी पूरी नागरी से की है। बात है, बता भाई, दामोदर गुप्त ने जो पाटना है उसका जो तुलना किससे की है? इंद्र, मतलब इंद्र भगवान, इंद्र के भारीपुरी नगर से की है भाई, भारीपुरी नगर। इंद्र का नगर, ऐसे ही आपको बोलोगे इंद्र का नगर, तो इंद्र भगवान ने पांडव को रहने के लिए एक अदृश्य शहर बनाया था। आपको याद होगा, अगर आप महाभारत देखे होंगे तो पता होगा, तो महाभारत जरूर देखे होंगे, तो उसमें इंद्र ने एक घर बनाया था, अदृश्य शहर। जब इसके लिए उसको जब बाहर कर दिया गया कौरव द्वारा, पूरी कहानी अब सुनाने लगेंगे तो पूरा लग जाएगा 10 दिन हमको सुनाने में, ठीक है। तो कब यहाँ पे कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसे है? तो दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर यहाँ पे अन्य पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यह सरस्वती का कुलगिरी है, या आपने लिख सकते संस्कृत का। यहाँ पे सरस्वती की वंशज यानी कि विद्वान लोग रहते थे। कवि ने इन महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नागरी से की है। अगले क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आप राजशेखर ने पटना के उल्लेख किस रूप में किया है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा, एक राइटर, काव्य मीमांसा उनके एक बुक है, राजशेखर जो पहले बताए थे। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र का शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ पे सरस्वती के कुलगिरी था, तो वहां पे बहुत विद्वान लोग आते थे, परीक्षा भी देते थे। यहाँ तक पाणनी और पिंगल का परीक्षा भी यहीं पे हुआ था। याद रखना, पाणनी, पिंगल, यहाँ पे पतंजलि आदि का परीक्षा ली गई थी पटना में भाई, पटना में। ये किसके अनुसार से? तो यह काव्य मीमांसा में लिखा गया। और काव्य मीमांसा में कौन लिख दिया? तो राजशेखर, क्योंकि राजशेखर उसी समय का जिसमें पटना का था। तो राजशेखर पटना आए थे, और आने के बाद जब वहां गए तो वहां पे एक बुक लिखे, काव्य मीमांसा, इसमें यह चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ये क्या राजशेखर ने अपने पटना के उल्लेख किस रूप में किया? ऐसे 2024, 2018, 2021 के एग्जाम पूछा गया है। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ अनेक, क्योंकि संस्कृत, यहाँ पे सरस्वती का कुलगिरी यहीं पे पटना है। यहाँ पाणनी, पिंगल और पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन देखो, और अभी तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ऑफलाइन कोचिंग कहना जाते हो, आने जाने में पैसा काहे बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद मत करो। मात्र 399 का फुल कोर्स है, जिसमें आपको पूरे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन सब कुछ मिल जाएंगे। पूरे 1 साल का कोर्स है, जिसमें बुक खरीदना है ना गैस खरीदना है, पूरे हम प्रोवाइड करेंगे भैया यहाँ से। और बेहतरीन तैयारी कर सकते हो बैठे बैठे, पूरा 400 में 1 साल। पूरे पैसे बचाओ, समय बचाओ और अच्छे नंबर लाओ। क्वेश्चन है यहाँ पे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? देखो सिख संप्रदाय, देखो हमारे भारत में बहुत प्रकार की धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है कि नहीं? सभी है भाई भाई, सुनने को मिलता है। देखो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सिख के लिए यहाँ पे 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। तो क्या लिखेंगे? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन यहाँ पे पटना नगर में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पूजनीय स्थल अवस्थित है, मतलब उनके गुरुद्वारा पटना में ही है, ठीक है ना। पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है भाई। 10वें गुरु गोविंद सिंह, और अंतिम गुरु, यहाँ पे अंतिम गुरु यानी कि सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ही थे। उनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ, तो उनके अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म पटना में ही हुआ है, और इसलिए गुरुद्वारा भी है। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर के पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। यहाँ पे यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जो गुरुद्वारा लोग घूमने भी जाता है, ठीक है ना। देश विदेश में सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि जितना सिख संप्रदाय के लोग हैं, सिख संप्रदाय के, तो उनके गुरु तो वही है, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे, तो उनके दर्शन करने के लिए पटना में देश विदेश से लोग आते हैं जो सिख संप्रदाय के हैं। और ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम पूछा गया है। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? पटना में जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था,
में कई विदेशी यात्री आए, यानी कि पाटलिपुत्र में कई विदेशी यात्री है, जिसके नाम आपको चीनी यात्री यहाँ पे फहियान, ठीक है ना, फहियान। उसका बाद यहाँ पे हिनवांग हिन शांग हिनसांग, यूनानी यात्री मेगास्थनीज, ठीक है ना, चीनी यात्री फहियान, और यहाँ पे मिन शान और यूनानी यात्री मेगास्थनी वहां पे पाटलिपुत्र में आए थे, जो प्रमुख है, ठीक है ना। अगले भाई खत्म, चलिए। तो 10 क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ऐसे पहले मैंने पूरा समरी पढ़ाया, फिर इसका चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ाया। और स्पीड पढ़ाने का मतलब होता है कि भाई इसमें कुछ है नहीं, वो इतना प्यार से हम लिख के लाते हैं ना, इतना प्यार से इसका परिभाषा बनाते हैं ना, कि आपको देखोगे गर्दा उड़ा दोगे, है कि नहीं, कर दोगे ना, बिल्कुल। और डेली आपको क्लास दिए जाते हैं शाम को 4 बजे और 8 बजे नाइट में। तो क्लास कीजिए शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पे। ऐसे पीडीएफ नोट्स कोर्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, 9117 82 30 62 पर कंटेक्ट करना। ऑल विषय आपको मिल जाएंगे। और केकेजी क्लासेस के ऐप इंस्टॉल कर लेना, और इसका टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए